नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ, व्याख्याता इतिहास एक ऑनलाइन निःशुल्क क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी लॉकडाउन के कारण पढ़ाई छुड़ी हुई है, रीट की भर्ती आ चुकी है और सभी जुट जाओ। एक ऑनलाइन क्लासेज आपको घर बैठे निःशुल्क संपूर्ण रीट की तैयारी घर बैठे करवा रहा है। आज अपने सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। वह सभ्यता जिस पे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया और हमें जो विदेशियों द्वारा कहा जाता था असभ्य, बर्बर, गोरे लोगों द्वारा यह कहा जाता था कि हमारा ये कर्तव्य है इन असभ्य लोगों पर शासन करने के लिए, उन्हें सभ्य बनाने के लिए। उनकी भी आंखें खुल गई कि भारत तो उनसे भी बहुत पहले सभ्य बन चुका था। मतलब हमारा जो इतिहास वैदिक काल से माना जाता था, इस सभ्यता की खोज के साथ ही हमारा इतिहास 1000 साल और पीछे चला गया। मतलब 1500 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता मानी जाती है, तो ये उससे 1000 साल पहले लगभग तो 2500 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है। तो अंग्रेजों को भी लगा कि ये भारतीय इतने सभ्य कैसे हो सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे सभ्य कैसे हो सकते हैं। तो उन लोगों ने भी कुछ मतलब भारत पर इस प्रकार के अपने विचार गढ़े कि ये तो मेसोपोटामिया के लोग थे या बाहर से आए थे, अलग अलग है। लेकिन उनकी पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि भारत एक विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता वाला देश है। तो वो सभ्यता अपने आज करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विविध पक्षों पे अपने बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने खोज पर बात करेंगे, किस सभ्यता की भी खोज किसने की। उसके बाद में अपने बात करेंगे नामकरण का, क्योंकि सभ्यता को कई नामों से पुकारा जाता है, भी कौन कौन से नाम है, किसने कौन सा नाम दिया। उसके बाद में अपने बात करेंगे कालक्रम की, ये कितनी पुरानी है, आज से कितने साल पहले यहाँ जीवन था, यहाँ लोग रहते थे, ये सभ्यता थी, तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद में अपने बात करेंगे इस सभ्यता के निर्माता कौन थे भी। वही तो मैंने बात कर रहा हूं कि ये जो विदेशी है वो मानते हैं कि यहाँ के जो निर्माता है ये क्या है, बाहर से आए थे। ठीक है, ये जो अंग्रेज है ये हमें इसका श्रेय नहीं देते भारतीयों को हमेशा हर चीज, क्योंकि वो उन्हें ये था कि क्योंकि वो इसी आधार पे शासन करने आए थे कि गोरे लोगों का भार है कि इन काले लोगों पर राज करना, और ईश्वर ने हमें राज इसलिए दिया है कि हम इनको सभ्य बना सके। ठीक है, तो इस आधार पे उन्होंने शासन किया। तो उनके तो ये बात पची नहीं कि भारतीय सभ्यता क्या है कि सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो निर्माता कौन थे इस पे मतभेद वो खड़े करते हैं। उसके बाद में विस्तार, कहां ये फैली हुई है, विस्तार, और उसके बाद में इस सभ्यता की विशेषता, और बाद में अंत में करेंगे अपने इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कब ये सभ्यता समाप्त हुई। तो इतने अपने पक्षों पे अपने बात करेंगे। ठीक है, कालक्रम था, ये थोड़ा मिट गया था, इसको दोबारा लिख देता हूं यहां पे कालक्रम। तो इन पक्षों पे बात करेंगे, खोज कब हुई, नामकरण, कालक्रम, निर्माता, विस्तार, विशेषता और पतन। तो अपने शुरू करते हैं इस सभ्यता की खोज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता खोज। देखो भाई, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है 1826 में चार्ल्स मेसन ने। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में बताया था। तो यह प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला विद्वान कौन था? तो चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था। इसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा टीले के बारे में बताया था।
उसके बाद में क्या है कि 1856 की बात है अभी, ठीक है, 1856 की बात है। यहां पे जैसे ये हो गया अपना, ये पहले पाकिस्तान और भारत की था, तो यहां पे है लाहौर और यहां पे है कराची, ठीक है। यहां पे रेल की लाइनें बिछ रही थी, पटरियां बिछ रही थी। तो अपने देखते हैं कि पटरियों के किनारे वो गोटियां होती है ना, पत्थर इस प्रकार, रोडियां, वो खत्म हो गई थी। तो रोडियां खत्म हो गई तो पास में एक जगह थी हड़प्पा, वहां के टीले से उन्होंने वहां से रोडियां उठानी शुरू कर दी। और जब रोडियां निकालनी शुरू कर दी इनके, तो वहां से कुछ अजीब प्रकार के प्राचीन मृद भांड है, कुछ आभूषण है, औजार है, उस प्रकार निकले। तो इन्होंने इसकी जानकारी, जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किसके निर्देशन में हो रहा था, तो बर्टन बंधुओं के, किसके, बर्टन बंधुओं के। तो बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी सरकार को दी, बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी सरकार को दी कि भी यहां पर इस प्रकार की कुछ वस्तुएं निकल रही है। उसके बाद में क्या है कि 1872 में अलेक्जेंडर कनिगम ने हड़प्पा की यात्रा की, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि ये कोई इतनी बड़ी सभ्यता हो सकती है। तो ये एक बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। तो उसका उत्तर था अलेक्जेंडर कनिगम। आ भी गया हड़प्पा, उसने देखा, लेकिन वो उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा कि ये बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता हो सकती है। उसके बाद में कहते हैं कि 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। एक प्रश्न यहां बताता हूं कि भारतीय पुरातत्व के जनक पूछे, तो जनक पूछे, पुरातत्व के जनक तब तो उत्तर होगा अपने अलेक्जेंडर कनिगम। अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उसके बाद में जॉन मार्शल जब 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने, तो इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम राय बहादुर साहनी, इन्होंने क्या है, हड़प्पा नगर की खोज की। इसी के साथ में क्या है, ये सभ्यता प्रकाश में आई। तो हड़प्पा टीले की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा टीले की खोज की। उसके बाद में कहते हैं कि 20 सितंबर 1924, अभी जॉन मार्शल हड़प्पा नामक स्थान पे नहीं आए हैं, लंदन से ही द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में हड़प्पा सभ्यता पर लेख प्रकाशित करवाया और विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। तो विश्व का ध्यान हड़प्पा सभ्यता के ऊपर सबसे पहले आकर्षित कब हुआ, पूरे विश्व को इसकी जानकारी कब पता चली, तो 20 सितंबर 1924 को क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़पेपर है, इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक लेख प्रकाशित करवाया था और कहा कि हमने भारत में इस प्रकार एक बहुत प्राचीन सभ्यता की खोज की है। तो ये पूरे विश्व का ध्यान कब गया हड़प्पा पर, 20 सितंबर 1924 को।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये तो होगी भी खोज। अब अपने बात करते हैं नामकरण। नामकरण तो देखो भाई, हड़प्पा जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कई नाम है, तो उस नामों पे अपने बात करते हैं। एक तो आप सर्व प्रसिद्ध नाम है ही सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। एक है हड़प्पा, ठीक है, एक नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता, और कौन सी है, मेलुहा सभ्यता। ये कई नाम है। देखो भी, नामकरण को लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हुए, क्योंकि शुरुआती जितने भी स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ में जितनी भी खोज हुई वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, ये है ना, ये सभी स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी में मिले थे, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। किसने रखा ये नाम? रखा जॉन मार्शल ने। किसने रखा? जॉन मार्शल ने अपने लेख द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में जब 1924 में इस सभ्यता का पर लेख प्रकाशित किया, तब इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते समय मार्शल ने यह भी कहा था भी, अगर बाद के वर्षों में सिंधु से अगर बाहर जाकर कोई और स्थल मिलते हैं, जैसे मिले हैं गुजरात में मिले हैं, बहुत सारे स्थल है, पंजाब के अंदर भी मिले हैं, यूपी में मिले हैं, महाराष्ट्र में दायमाबाद में मिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, गुजरात में भी मिले हैं, तब अब तो सिंधु से भी ज्यादा स्थल मिले हैं गुजरात में। तब जॉन मार्शल ने कहा था कि बाद के वर्षों में अगर सिंधु से बाहर इसके स्थलों की खोज हो तो इस सभ्यता का नाम कर देना चाहिए भारतीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? भारतीय सभ्यता। तो एक नाम जॉन मार्शल ने पहले ही सुझाया था कि अगर इस सभ्यता के स्थलों की खोज सिंधु घाटी से बाहर मिले तब इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? भारतीय सभ्यता, ताकि विवाद न हो। लेकिन नहीं हुआ, सिंधु घाटी चलता रहा, विद्वानों में इसके नाम को लेकर विवाद होता रहा। कुछ इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते गए क्योंकि बहुत सारे स्थल सरस्वती, जिसे हकरा घग्गर नदी भी कहते हैं, उसके किनारे मिले, सरस्वती के किनारे मिले, इसलिए विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये तो सरस्वती सभ्यता है, ये तो सरस्वती सभ्यता है। सरस्वती, घग्गर नदी, हकरा नदी एक ही बात है, द्वसदती। तो सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, तो विद्वानों ने कहा नहीं, इसका नाम तो अब सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। कुछ कहते नहीं, सिंधु और सरस्वती दोनों होना चाहिए। नगरीय तो अपने कहते ही हैं, प्रथम नगरीय क्रांति है गॉर्डनर चाइल्ड ने अपनी पुस्तक गॉर्डनर चाइल्ड पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन। इस पुस्तक में गार्डनर चाइल्ड ने इस पुस्तक में इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। प्रथम नगरीय क्रांति। तो गार्डनर चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अपनी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द अर्बन रिवॉल्यूशन। द अर्बन रिवॉल्यूशन में क्या नाम सुझाया? प्रथम नगरीय क्रांति। तो प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद में इस सभ्यता को अपने
कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है भी। सबसे पहले आदि मानव ने तांबा धातु की खोज की थी, तो तांबा के बाद में जो सभ्यता आती है उसे अपने कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें तांबा के साथ टिन मिलाकर कांस्य, कांस्य एक मिश्र धातु है, तांबा प्लस टिन दोनों को मिलाकर कांसा तैयार किया गया। तो बड़े पैमाने पे तांबे और कांसे के बर्तन मिले यहां से, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। मेलुआ किसने नाम दिया? तो देखो भी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भी सिंधु घाटी सभ्यता के एक समकालीन सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं या सिंधु घाटी क्षेत्र है, इसके लिए मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है भी। तो मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा नाम मिलता है? मेहलुआ नाम मिलता है। तो इस सभ्यता के कई नाम हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, अभी किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। कब दिया? तो बताया आपको कि 1924 में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में ये नाम सुझाया था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा इसका पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता गॉर्डनर चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। कांस्य युगीन इसलिए है, धातु के आधार पे ये कांस्य युगीन है। तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य धातु तैयार की जाती थी। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का इस्तेमाल हुआ है या प्रयोग हुआ है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है भी। अगर इनमें एक नाम देना पड़े जो सबसे उपयुक्त है, तब लोगों ने कहा कि हड़प्पा। इस पे किसी का विवाद नहीं होगा। आज सिंधु क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थल मिले तो इसको सिंधु नाम दे दिया। कल सरस्वती में मिले तो मांग उठने लगी कि सरस्वती नाम करो जी इसका। कल को किसी और नदी के किनारे किसी और क्षेत्र में और स्थल खोजेंगे तो फिर लोग इसके नाम पर सवाल उठाएंगे। क्यों न इस मतभेद को यहीं समाप्त करते हैं। इसका पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। तो इसलिए आज से हम इसको हड़प्पा नाम देंगे, यानी हड़प्पा नाम ही सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम। उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है भी? कितनी पुरानी है? आज से कितनी साल पुरानी है? देखो भी, कालक्रम को लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। सबसे पहले जॉन मार्शल ने कालक्रम निर्धारण पर कार्य किया। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व माना है। यह कालक्रम किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है। उसके बाद में एक है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने इसका कालक्रम बताया भी 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। एक विधि है C14 रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि, इसके आधार पर मोटे तौर पर इस सभ्यता का कालक्रम माना गया है भाई 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। तो ये सर्वमान्य कालक्रम है। C14 रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इस सभ्यता का कालक्रम क्या है? 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व है। उसके अलावा काल विभाजन, इस सभ्यता का काल विभाजन, देखो अभी काल विभाजन किस लिए कह रहा हूं कि यह सभ्यता है
अचानक प्रकाश में नहीं आई और अचानक समाप्त नहीं हुई, एक क्रमिक विकास हुआ इसका। तो इसलिए इसका काल विभाजन इसको 3 भागों में बांटा, जैसे प्रारंभिक हड़प्पा काल, प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। देखो भाई, प्रारंभिक हड़प्पा (3500 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व), विकसित हड़प्पा 2500 से लेकर 1800 ईस्वी और उत्तर हड़प्पा 1800 से लेकर 1500 ईस्वी। ये मोटे तौर पर इसका काल विभाजन है। यानी प्रारंभिक हड़प्पा काल, जिस समय इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी 3500 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का ये काल है, प्रारंभिक हड़प्पा काल माना जाता है। उसके बाद में यह सभ्यता पूर्णतः विकसित हो गई थी, वो काल है 2500 से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व। और धीरे धीरे ये पतन की ओर अग्रसर हुई, यानी अंतिम समय इस सभ्यता का वो है उत्तर हड़प्पा काल 1800 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद में अपने आ जाती है वैदिक सभ्यता। और हमारे भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने से पूर्व वैदिक सभ्यता से ही माना जाता था। इसका मतलब भारत का इतिहास इस सभ्यता के प्रकाश में आने से 1000 साल पीछे चला गया है। नेक्स्ट है अभी इस सभ्यता का विस्तार। देखो अभी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की अपने बात करें तो ये भारत, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। देखो अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में कहां कहां? तो पाकिस्तान में है पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। और भारत में है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत में जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में। इन राज्यों में यह सभ्यता फैली हुई है। और अफगानिस्तान में 2 स्थल मिलते हैं यहां पे। तो 3 देशों में, इन क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई है। सबसे पहले अपने बात करें कि अफगानिस्तान में विस्तार में, सबसे पहले अपने बात करें अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में है दो स्थल। पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में अभी 481 स्थल।
और भारत में बात करें तो भारत में इस सभ्यता के 971 स्थल। ठीक है, तो यहां पे 481, अफगानिस्तान में 2 स्थल। रामशरण शर्मा के अनुसार, आर.एस. शर्मा के अनुसार, आर.एस. शर्मा ने बताया कि अब तक इस सभ्यता के 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, 2800 से भी ज्यादा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार, यह विस्तार मैं जो बता रहा हूं, RBSC बोर्ड यानी अपनी 12वीं की जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें कहा गया अफगानिस्तान में 2 स्थल है, पाकिस्तान में 481 और भारत में 971। मोटे तौर पर आर शर्मा ने बताया कि अब तक 2800 से भी ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, तो सबसे ज्यादा भारत में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि विस्तार में भारत में कहां कहां है। तो भारत में बताया आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। अभी तो भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान में 3 राज्यों में, वहां भी पंजाब है आधा हमारा, वहां पर भी एक क्षेत्र है सिंध में मिले हैं, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होने की चाह रखता है। इन 3 राज्यों में वहां से स्थल मिले हैं। और अफगानिस्तान में है भी, अफगानिस्तान में 2 स्थल है, एक तो है मुंडीगौक और एक है सोर्तगोई। तो अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले, मुंडीगौक और सुर्तगोई। और पाकिस्तान में इन 3 राज्यों में 481 स्थल मिले हैं और भारत में इन 6 राज्यों में 971 स्थल मिले हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो आकार त्रिभुजाकार सभ्यता मानी जाती है और इसका क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी कि इस समय की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया व मिस्र, देखो ये दोनों सभ्यता सिंधु के समकालीन थी, मेसोपोटामिया और मिस्र, इन दोनों को भी मिला ले, मेसोपोटामिया व मिस्र से भी विशाल थी ये सभ्यता भी, यानी आज के पाकिस्तान से भी ज्यादा। और आज के भारत के, वर्तमान भारत का कितना, 1/3 लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो अब देख लो 1/3 लगभग मोटे तौर पर 1/3 क्षेत्रफल पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट अपने बात करें कि इसका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इसका पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस सभ्यता का भी सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। मांडा कहां पे है तो जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में इसका दक्षिणी बिंदु, तो इसका दक्षिणी बिंदु भाई, दक्षिणी बिंदु पे थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी बिंदु कुछ विद्वान, जैसे सामान्यतः माना जाता है
दायमाबाद महाराष्ट्र में, यह है महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी, तो नदी होगी परवरा, महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन जा और श्रीमाली की किताब है, जा और श्रीमाली, जा और श्रीमाली बताते हैं भोगत्रार को, भोगत्रार, ये काठियावाड़ में है और समुद्र के अंदर एक क्षेत्र है समुद्र का भोगत्रार। तो भोगत्रार झा और श्रीमाली बताते हैं भी, झा श्रीमाली जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि इसका अंतिम जो दक्षिणतम बिंदु है वो है काठियावाड़। और सामान्यतः सर्वमान्य जो ज्यादातर बुक्स में अपने पढ़ते हैं, सर्वमान्य है इसका दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे, इसको मानते हैं दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद में पूर्वी बिंदु है भी आलमगीरपुर, कौन सा है? आलमगीरपुर, 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 ये यूपी में है अभी। हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे है ये क्षेत्र। तो ये पूर्वी बिंदु कौन सा? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी बिंदु है इसका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये कहां पे है? ये बलूचिस्तान में अभी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में इसका पश्चिमतम बिंदु है। दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। तो नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना भी, ये नदियां कौन कौन सी है? दासक नदी है, इधर है चिनाब नदी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चिनाब नदी। इधर कौन सी नदी है? इधर हिंडन नदी है, और इधर कौन सी नदी है? इधर परवरा नदी है, ठीक है। तो ये नदियां भी पूछ लेते हैं। पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर इसका क्षेत्र है? तो पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी आलमगीरपुर से सुतका इंडोर तक 1600 किलोमीटर है। मांडा से दायमाबाद तक, मांडा से दायमाबाद तक है 1400 किलोमीटर। हमें मांडा से दायमाबाद करने, कई बार भोगत्रार पूछ ले तो वो जा और श्रीमाली किताब में मिलता है। ज्यादातर सर्वमान्य है कि मांडा से दायमाबाद इसका दक्षिणी बिंदु माना जाता है भी। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम विस्तार। सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस पे अपने चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता पर भी मतभेद है। कुछ मानते हैं कि इसके निर्माता आर्य थे, कुछ कहते हैं भी निर्माता इसके विदेशी यानी मेसोपोटामिया के लोग थे। कुछ का मानना है कि ये द्रविड़ थे और कुछ इन्हें दस्यु मानते हैं भी। तो देखो भारतीय आर्य कौन मानता है? तो आर्य मानते हैं रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप के.एन. शास्त्री, के.एन. शास्त्री, पुसालकर और S.R. राव, ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। बीबी लाल ने तो यहां तक कहा कि वैदिक सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे,
ब्रजवासी लाल कहते हैं कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के लोग एक ही थे, लेकिन इनकी बात पर कुछ विद्वान इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में मूलभूत अंतर है। जैसे वैदिक सभ्यता के लोग जो है, जैसे अपने यहां बात करें वैदिक सभ्यता के लोग है, इधर अपने हड़प्पा, इनमें क्या अंतर है? तो वैदिक सभ्यता के लोग असव इनका प्रिय पशु था, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अशव का ज्ञान ही नहीं था। ये लोहे के जानकार थे, इन्हें लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। ये लिंग मात्र पूजा नहीं करते थे। यहां पे लिंग पूजा, मात्र पूजा की जाती थी। ये यज्ञों पर बल देते थे, कर्म कांडों पर, और ये प्रकृति पूजक थे भी। उसके बाद में बात करें, ये वैदिक साहित्य है, ये श्रुति प्रधान है, यानी इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान नहीं था, और ये लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था। ये अलग बात है कि वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी। तो वैदिक सभ्यता में देखो, इनका अश्व का ज्ञान था, अश्व प्रिय पशु था। इधर अश्व का इन्हें ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान था, लोहे के जानकार थे, लोहे धातु ज्ञान नहीं था। लिंग पूजा, मात्र पूजा नहीं होता, यज्ञों पर बल देते थे वैदिक आर्य, लेकिन ये लिंग मात्र पूजा प्रकृति पूजक थे। ये श्रुति प्रधान, यानी लेखन कला का ज्ञान नहीं था, इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। ये अलग बात है कि लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट अपने बात करें विदेशी उत्पत्ति, यानी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, या इस सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग थे। ये कौन कहते हैं? तो मेसोपोटामिया के लोग निर्माता थे। ये कौन कहता है? तो ये जॉन मार्शल ये कहते हैं। गार्डनर चाइल्ड है, मेके है, मार्टिमर व्हीलर है, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, गॉर्डनर चाइल्ड, मैके, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। यहां मेसोपोटामिया के लोग ही निर्माता थे। तब इनसे पूछा भी किस आधार पे आप कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानता है। तो क्या समानता है? तो समानता की बात करेंगे, और इनके मत को अस्वीकार करने वाले कहते हैं कि असमानता है, असमानता भी है। तो पहले अपने समानता की बात करते हैं, उसके साथ में इस मत को अस्वीकार करने वाले लोगों ने असमानताएं बताइए, उस पर बात करें। समानता क्या है? दोनों कांस्य युगीन, दोनों नगरीय, दोनों लिपि का ज्ञान, दोनों को लिपि का ज्ञान, लिपि किलाक्षर, लिपि में चिन्ह है,
चिन्ह है 900, लिपि पढ़ी गई है, मंदिर सॉरी कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, लिपि का ज्ञान था। और असमानता क्या है? असमानता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है वो सर्वश्रेष्ठ है। भी इसकी नगर योजना सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में इनकी लिपि का ज्ञान ही नहीं था, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। उसके बाद में यहां 900 चिन्ह है लिपि में, यहां 400 चिन्ह है। भाई यह लिपि किलाक्षर है, मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर है, और यहां की लिपि भाव चित्रात्मक, या इसे अपने ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहते हैं। भाव चित्रात्मक, ब्रुष्टोफेदन, या गोमूत्रिका लिपि भी है एक नाम, गोमूत्रिका लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये कुछ समानताएं हैं, और ये असमानताएं हैं कि दोनों में समानताएं क्या है। क्यों? मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कांस्य युगीन है, वो भी नगरीय है, उन्हें भी लिपि का ज्ञान था। असमानताओं में कि हड़प्पा की नगर योजना सर्वश्रेष्ठ है, हड़प्पा की नगर योजना सर्वश्रेष्ठ है। इसकी लिपि हड़प्पा की अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद में हड़प्पा की लिपि में 400 चिन्ह है, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है, वस्ट्रोफेदन है, गोमूत्रिका है, और इसकी लिपि मेसोपोटामिया की किलाक्षर लिपि है। ये समानताएं और असमानताएं हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो निवासी है वो द्रविड़ थे। द्रविड़ सिद्धांत किसने दिया है? तो एक विद्वान है सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया है कि ये द्रविड़ भाषी लोग थे। द्रविड़ लोगों ने इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, लेकिन अस्वीकार किया इस मत को, यह कह के अगर द्रविड़ निर्माता होते तो दक्षिणी भारत में कुछ चिन्ह दिखाई देते, लेकिन दक्षिणी भारत में हड़प्पा सभ्यता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। तो इस मत को भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है कर्मिक विकास का सिद्धांत, ये सर्वमान्य है। अभी कर्मिक विकास का सिद्धांत क्या है? सर्वमान्य है। मतलब कि एक कर्म, जैसे पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल, इस प्रकार एक कर्मिक विकास हुआ है, आदिम अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर आए हैं। इसी को सर्वमान्य माना जाता है, और इसके जो समर्थक है राखल दास बनर्जी ने ये मत दिया है, और यही मत सर्वमान्य है। उसके अलावा कुछ प्रजातीय तत्वों के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारी हड्डियां मिली है, अस्थियां मिली है। उसके आधार पर कहा गया कि 4 प्रजाति के लोग यहां निवास करते थे। तो उत्खनन में प्राप्त अस्थि अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता के निर्माता
निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? तो 4 प्रकार की अस्थि पंजर यहां से हमें प्राप्त हुए हैं भाई। कौन से 4 प्रकार के? एक तो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। सर्वमान्य यही माना जाता है, सर्वाधिक हड्डियां भूमध्य सागर प्रजाति के लोगों को मिली है। दूसरा मंगोलायड मूल के लोग। तीसरा अल्पाइन और चौथा प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड। तो देखो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन में बहुत सारे अस्थि पंजर मिले, हड्डियां मिली है, उसके आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यहां पर 4 प्रजाति के लोग निवास करते होंगे। तो उनमें कौन किस प्रकार की प्रजाति के लोगों को हड्डियां मिली है? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की सबसे ज्यादा अस्थियां मिली है। उसके बाद में मंगोलायड है, अल्पाइन है, प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड है। तो इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहां पर सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते होंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही लोगों की हड्डियां मिली है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।